कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। एनडीए से ओम बिरला, इंडिया से के सुरेश अब आमने सामने हैं। इस पद के लिए स्पीकर पर आम सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में ये चुनाव की खबर जहां वोटिंग होगी और कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी, जिसमें एनडीए से ओम बिरला तो इंडिया से के सुरेश आमने सामने होंगे। और लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी तकरार के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जहां जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सरकार की ओर से कोई आश्वासन न मिलने पर यह परिस्थिति बनी है। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष के शर्त रखने को गलत करार दिया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का उसके अनुरूप एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था। आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला और के सुरेश के नामांकन से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। और स्पीकर के लिए नामांकन के बाद के सुरेश ने कहा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हक था। के सुरेश का बयान, डिप्टी स्पीकर देने के लिए सरकार तैयार नहीं, हमने सरकार के जवाब का इंतजार किया था। और इस बीच इंडिया गठबंधन के अपने तमाम साथियों को शरद पवार ने सलाह दी है। कहा है कि स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। यह शरद पवार की सलाह सामने आई है ऐसे वक्त में जबकि अब यह तय होता हुआ एक तरह से नजर आ रहा है कि स्पीकर का चुनाव होगा, क्योंकि
इंडिया गठबंधन की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट हैं के सुरेश, उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला हैं ही। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अब होता क्या नजर आ रहा है, क्योंकि स्पीकर के पद को लेकर कोई आम सहमति बन पाएगी, इसके तो आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। देखिए, आम सहमति बनाने का जो वक्त था वो निकल चुका है। अब कल 11 बजे लोकसभा के जो स्पीकर है उनको लेकर कल लोकसभा में चुनाव होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रस्ताव दाखिल किए जा चुके हैं। आज 12 बजे तक का समय था, तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला के नाम पर प्रस्ताव दाखिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश का नाम का प्रस्ताव दाखिल किया गया। कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव जो है सदन में मूव करेंगे और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद पहले वॉइस वोट से इस पे राय ली जाएगी सदन की, और अगर जरूरत हुई तो वोटिंग कराई जाएगी। जिसका बहुमत होगा उसका स्पीकर चुना जाएगा। और ऐसे में अभी जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ऐसा साफ लग रहा है कि जो एनडीए की जो स्पीकर पद के उम्मीदवार है उनका जीतना तय है। लेकिन एक नहीं आनंद, लेकिन पेच फंसा कहां पर, क्योंकि पहले सुबह तक ये ऐसा लग रहा था कि जैसे डिप्टी स्पीकर के पद को विपक्ष को देने के लिए बीजेपी राजी हो जाएगी और इस बाबत कोई आश्वासन ऑपोजिशन को दे दिया जाएगा। फिर बाद में इसी मसले को लेकर तकरार इतनी बड़ी कि नौबत यहां तक आ गई कि अब स्पीकर का भी चुनाव कराने की नौबत है। देखिए, कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को फोन किया था। उनसे कहा था कि स्पीकर का चुनाव एक परंपरा रही है और कोशिश ये की जाती है कि स्पीकर का चुनाव जो है वो आम सहमति से हो जाए। और ऐसे में जब उन्होंने सभा विपक्ष के बड़े नेताओं से फोन पर बात की तो विपक्ष के नेताओं ने राजनाथ सिंह को भरोसा दिया कि हम स्पीकर के जो नाम होगा, आपका जो प्रस्ताव होगा, उसके समर्थन को तैयार है। लेकिन एक परंपरा ये भी रही है कि डिप्टी स्पीकर अमूमन विपक्ष को दिया जाता था, ऐसे में आप डिप्टी स्पीकर पर विपक्ष को दीजिए। और आज भी यानी कि 12 बजे जो डेडलाइन थी नामांकन दाखिल कर रहे थे, उसके पहले तक राजनाथ सिंह ने कोशिश की, चिट्ठी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की, टी.आर. बालू से मुलाकात की, लेकिन आखिरी वक्त तक ये आम राय नहीं बन पाई। क्योंकि सरकार क्या कह रहा है कि विपक्ष ये चाहता था कि स्पीकर का पद का वो समर्थन करेंगे सरकार के उम्मीदवार का, लेकिन सरकार ये आश्वासन दे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देगी। यानी सरकार कह रहा है विपक्ष ने समर्थन की एवज में शर्त रख दी थी और ऐसे राजनीति नहीं चलती, जिसके बाद जो बातचीत का तीसरा था वो टूट गया और दोनों तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए आनंद। तो कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए वोटिंग होगी, स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए की ओर से कैंडिडेट ओम बिरला को एक बार फिर एनडीए की तरफ से रिपीट किया गया है स्पीकर पद के लिए। लेकिन इस बार ऑपोजिशन का भी कैंडिडेट होगा। के सुरेश ऑपोजिशन के कैंडिडेट होंगे स्पीकर के पद के लिए। तो आपको बता दें कि देश में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले 1952 और 1976 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था और ये देखिए उसकी डिटेल भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर की कुर्सी के लिए, स्पीकर के पद के लिए आमने सामने का मुकाबला हम देखेंगे। इससे पहले 1952 और 1976 में स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक में TV9 का एक और बड़ा खुलासा। सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला पेपर मिला। जी हां, बिहार EOU ने बरामद किया था अध जला पेपर। जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था पेपर को। पुलिस ने जले पेपर को पंखे से सुखाया था। जब से नीट पेपर लीक हुआ है तब से TV9 भारतवर्ष लगातार खुलासे कर रहा है। पेपर लीक से जुड़े हर पर्दे खोल रहा है। TV9 भारतवर्ष के पास वो सबूत हाथ लगे हैं जिसे सॉल्वर गैंग ने जला दिया था। हम बात कर रहे हैं उस पेपर की जिसे इस्तेमाल करने के बाद सॉल्वर गैंग ने जला दिए थे। ये वही जले हुए प्रश्न पत्र हैं आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सॉल्वर गैंग के अड्डे से बरामद किए थे, जिसे जलाने के बाद पानी से भिगोया गया था। पुलिस ने इस अधजले प्रश्न पत्र को पंखे के नीचे घंटों सुखाया था। TV9 के पास अधजले प्रश्न पत्र का हर प्रश्न संख्या मौजूद है, किस बुकलेट संख्या का प्रश्न है, अवशेष में तकरीबन 70 प्रश्न।
किस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र। इन सारे सवालों के जवाब इस जले हुए प्रश्न पत्र से मिल जाएंगे। TV9 के हाथ लगे इस सबूत से मिल जाएंगे। इसमें करीब 70 प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न पत्र के डिटेल लिखे हैं जो जांच एजेंसियों को सॉल्वर गैंग के अड्डे से मिले थे। इसमें एक एक प्रश्न का जिक्र है। शातिर सॉल्वर गैंग ने पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सबूत रह गए उसके सामने आने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियां पूरी गहराई से इस पेपर की जांच और मिलान कर रही है। और नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर, पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हो गया था। लॉकर में भेजने के दौरान पेपर लीक होने की आशंका है। पैसे के हिसाब से प्रश्न पत्र मुहैया कराए गए। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी। बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई को हैंडओवर कर दी है। अब इस मामले में सीबीआई अपने स्तर पर जांच शुरू कर चुकी है। अभी तक की जांच में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। जांच में पाया गया है कि पेपर लीक को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। परीक्षा के 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ। परीक्षा के एक रात पहले छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया। कम पैसे देने वाले छात्रों को पेपर का थोड़ा हिस्सा दिया गया। प्रश्न पत्र बॉक्स में छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जिन बैंक के लॉकर में प्रश्न पत्र रखा गया, जिन कुरियर कंपनियों ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक पहुंचाया, कहीं उस लेवल पर गड़बड़ी तो नहीं हुई। इससे जुड़े सभी लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है और रूट की मैपिंग की जाएगी। जांच एजेंसी को शक है कि पेपर लीक उस वक्त हुआ जब प्रश्न पत्र बैंक के लॉकर तक भेजा जा रहा था। वहीं जांच के दौरान बरामद जले हुए पेपर की भी जांच की जा रही है। उसे एनटीए के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर CFSL में मैच किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में नीट पेपर लीक के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका को एडीजे कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। नीट पेपर लीक मामले में सभी 13 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज पटना के एडीजे 5th कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, तो इस मामले की सुनवाई भी विशेष अदालत ही करेगी। आज न्यायालय में पिटिशनर ने अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन पीपी महोदय ने कहा कि ये शास्त्री नगर कांड संख्या जो दर्ज की गई थी, ये केस एयूई ने ले लिया। एयूई के बाद वो जो केस है सीबीआई ने दर्ज कर लिया। ये केस सीबीआई के अंडर में चली गई, लेकिन अभी ऑथेंटिक लेटर नहीं है सीबीआई ने अभी पीपी साहब ने कोर्ट को दिया। तो कोर्ट ने एक लेटर मांगे हैं कि ये सीबीआई हैंड ओवर कर लिए, तो उसका लेटर दे दिए कि मैं इस केस को जो है सीबीआई के पास सुपुर्द करूँ, क्योंकि ये जो केस जो सुनवाई हो रही थी एडीजे 5 साहब की हो रही थी, वो स्पेशल कोर्ट नहीं है। स्पेशल सीबीआई की अलग कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी मुकदमा को ले जाया जाएगा। मतलब इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जी जी, अभी जब चिट्ठी आ जाएगी तो पीपी साहब ने जब न्यायालय को चिट्ठी दिखा देंगे तो ये केस जो है सीबीआई स्पेशल कोर्ट के चलेगा। और नीट पेपर लीक केस में बड़ी खबर, आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक पटना के कोर्ट ने आदेश जारी किया। नीट पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है संजीव। नीट पेपर लीक मामले के आरोपी संजीव मुखिया की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। पटना की एक अदालत ने संजीव मुखिया को राहत देते हुए कोहेसिव एक्शन पर रोक लगा दी है। नीट पेपर लीक मामले में 5 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद से संजीव मुखिया फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। पेपर लीक का किंगपिन संजीव मुखिया इतना शातिर है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद को फंसता देख 5 जून को मुखिया ने एडीजी न्यायालय से नो कोहेसिव आदेश ले लिया। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि शास्त्री नगर थाने में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आखिर संजीव मुखिया है कौन और उसका राजनीतिक कनेक्शन कहां तक है? संजीव मुखिया पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड है। वो बिहार के नालंदा का रहने वाला है। उसके अच्छे राजनीतिक कनेक्शन है। पेपर लीक के बाद वो पुलिस की रडार पर है और तलाश जारी है। संजीव मुखिया की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। वो प्रमुख पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ चुकी है। मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव MBBS कर चुका है और BPSC लीक मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद है। और गुजरात के गोधरा में इसी केस की सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। सीबीआई ने गोधरा पुलिस से केस टेक ओवर कर लिया है। कल सीबीआई के 4 अफसर यहां पहुंचे थे, आज 2 और अधिकारी गोधरा पहुंचे। अब तक 1000 से ज्यादा पन्नों की फाइल टेक ओवर की जा चुकी है। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। गुजरात के गोधरा नीट परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद
पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। गुजरात पुलिस के बाद अब सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। गुजरात पुलिस ने यह जांच सीबीआई को सौंप दी है। स्थानीय पुलिस की जांच रिपोर्ट को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। पुलिस ने सीबीआई को 1000 पन्नों की 7 फाइलें सौंपी है, जिसमें अब तक की गई जांच के बारे में पूरी जानकारी है। इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई के 6 अधिकारी गोधरा पहुंच रहे हैं। 6 अधिकारियों की टीम नीट पेपर लीक के बारे में जगह जगह से जानकारी इकट्ठा कर रही है। गुजरात पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। आरोपियों पर 27 छात्रों से 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। पुलिस ने 8 मई को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज किया था। और इधर पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन हुआ है। नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करेगी ईडी। चार्जशीट के आधार पर ईडी जांच करेगी। नीट मामले में जल्द एफआईआर भी दर्ज की जाएगी ईडी की तरफ से। जम्मू कश्मीर एसआई पेपर लीक केस में ईडी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड यतिन यादव ने 30 लाख रुपए में पेपर बेचे थे। नीट पेपर लीक के तार बिहार के अलावा कई दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं। अभी तक 4 राज्यों से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जांच एजेंसियां भी काफी एक्टिव हैं। जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियां नीट पेपर लीक मामले में शामिल हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हैं। सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी के अधिकारी नीट पेपर लीक वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएंगे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड यतिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर एसएसबी ने 27 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित कराई थी। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी इस बात की जांच कर रही है कि यतिन यादव का संबंध नेट या नीट परीक्षा पेपर लीक मामले से तो नहीं जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यतिन यादव सब इंस्पेक्टर पेपर लीक का किंगपिन है और उसने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अपने सिंडिकेट के जरिए कैंडिडेट से संपर्क किया और 15 से 30 लाख रुपए में पेपर बेचा। और हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का शक ई रिक्शा से पहुंचाया गया था पेपर। बिहार ईओयू ने हजारीबाग में की है जांच। हक साहब, आपके स्कूल का नाम आ रहा है, इसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अब हजारीबाग कनेक्शन भी इस पेपर लीक मामले में जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जब पैकेट्स खुलता है तो फिर से कई बार स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें एक सीएस होता है, 2 डिप्टी सीएस होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक एनटीए के द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर होता है और 2 कैंडिडेट्स जो खुद नीट के एस्पिरेंट्स है वो एज अ विटनेस रहते हैं। इन सब की निगरानी में पैकेट्स खुलता है। पहले पैकेट दिखाया जाता है, देख लीजिए आप लोग पैकेट ऐसा होता है। इन सभी की निगरानी में पैकेट खुलता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तब एनटीए भी उसे कैमरे में मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ऐसा कुछ भी घटना हुआ होता तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स जिसपे एनटीए के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें खुद नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई ना कोई सवाल उठाते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजारीबाग आने के बाद पेपर लीक नहीं हुआ है, बॉक्स को टेम्पर्ड नहीं किया गया, मतलब हजारीबाग आने से पहले ही पेपर लीक हो गया था? आई एम वेरी श्योर कि हजारीबाग में यहाँ पे कहीं भी टेम्पर्ड नहीं हुआ है। ये जांच का ऑब्वियसली विषय है। अनुसंधान अगर सही से हो तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और आपातकाल की बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए कहा है कि आपातकाल लागू करने वाली मानसिकता आज भी पार्टी में मौजूद है। आपातकाल की बरसी के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की आजादी को खत्म करने का विधेयक पारित किया, संघवाद नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं। जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया वो आज भी उस पार्टी में जीवित है। वो अपने दिखावे के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को समझ लिया है, इसलिए उन्हें बार बार खारिज कर दिया है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को देश के इतिहास का काला अध्याय कहा है।
आपातकाल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल उस दौरान खेला गया, वे कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर इस देश में आज लोकतंत्र जीवित है तो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में उनके योगदान को याद रखेंगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची थी। कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। अनशन कर रही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पिछले 4 दिन से दिल्ली में जल संकट के लिए अनिश्चितकालीन अनशन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी की देर रात तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आज सुबह LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम आतिशी की निगरानी कर रही है। आज जब मैडम को यहाँ पे लेके आए तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका कीटोन्स प्रेजेंट थे, शी वाज ड्राउजी, और उनका सोडियम लेवल भी कम था। हमने उनको IV फ्लूइड्स पर रखा है और उनको इमरजेंसी ICU में एडमिट किया गया है और डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अभी सारे वाइटल पैरामीटर्स स्टेबल हैं। उनके भर्ती होने के बाद से ही आम आदमी पार्टी नेता लगातार उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। आतिशी शुक्रवार से अनशन कर रही हैं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से दिल्ली को करीब 110 MGD कम पानी आ रहा है, जिसके कारण दिल्ली में जल संकट हुआ है और दिल्ली के करीब 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को खत लिखने के बाद भी दिल्ली को पानी नहीं मिला, तब उन्होंने अनशन शुरू किया। और दिल्ली जल संकट पर सियासत जारी है। बीजेपी ने पानी की कमी के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, वहीं कांग्रेस ने जल संकट के लिए बीजेपी और आप दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। वो कोई सत्याग्रह नहीं था, वो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो एक परमानेंट ड्रामा है वो वही ड्रामा था। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सत्य का आग्रह होना चाहिए। आप असफल हो गए हैं और असफल होने की दोष दूसरे पर मढ़ेंगे, वो ठीक नहीं है। जब शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली जल बोर्ड के जो है मुनाफा हुआ था 180 करोड़। अब दिल्ली जल बोर्ड का जो है नुकसान 75,000 करोड़ के आसपास हो गया, लोग बोल रहे हैं। तो क्या पाइपिंग के लीकेज हो रहा है, क्या पानी का जो है स्टोरेज के लिए आपने व्यवस्था नहीं की, क्या रेन हार्वेस्ट, तो दोनों सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से जो है दिल्ली के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई कारगर कदम तो नहीं उठाया। और हरियाणा सरकार जो है, भाजपा की हरियाणा सरकार दिल्ली के जनता को जो है परेशान कर रही है पानी रिलीज नहीं करके, तो दोनों इसके लिए दोषी हैं। और संविधान की प्रतियों को लेकर कल संसद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के प्रदर्शन पर बीएसपी ने हमला बोला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने संविधान को बांटने का आरोप लगाया। बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज संविधान को लेकर मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लेकर जिस तरह से कल संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया गया वो केवल दिखावा भर था। मायावती का निशाना समाजवादी पार्टी पर भी था। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव समेत सभी सांसद संविधान के साथ कांग्रेस का समर्थन करते दिखे। मायावती ने आरोप लगाया कि पक्ष और विपक्ष दोनों पर आरक्षण को खत्म कर SC ST आदिवासी को संविधान का लाभ नहीं देना चाहते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है।
करोड़ों रुपए की लागत से बने अयोध्या के रामपथ पर पहली ही बारिश में गड्ढे हो गए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर एक दीवार भी गिर गई। ये रिपोर्ट देखिए। कार को धक्के लगाकर गड्ढे से बाहर निकालने को मजबूर हैं लोग। बीच सड़क पर गड्ढा बन गया है। नगर निगम ने गड्ढे में हरे पेड़ की टहनी डाल दी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। सड़कों में कई जगह दरार है जहां पानी भरा है। आशंका है कि ये जगह कभी भी धंस सकती है। ये अयोध्या के रामपथ का हाल है। 10 से 15 जगहों पर ऐसे गड्ढे बन गए। रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। लोगों की शिकायत है कि पहली बारिश में ही रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में पानी भर गया। कई घरों में सीवर का पानी घुस गया। कई दुकानों में भी पानी भर गया। अयोध्या धाम के लोगों का कहना है कि रामपथ तो बना दिया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। हम चाहते हैं कि इसमें अतिक्रमण आगे से हट जाए, पूरा नाला साफ हो जाए ताकि इस तरह से फिर हमें दिक्कत ना हो। अयोध्या धाम की सड़क ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास बनी चारदीवारी भी हल्की बारिश से करीब 20 मीटर ढह गई। सड़क और रेलवे स्टेशन के पास की दीवार गिरने के बाद निर्माण पर उंगलियां उठ रही हैं। और रामपथ को लेकर अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बारिश की फुहारों के साथ ही अयोध्या की तस्वीर और तकदीर भी बदलने लगी। ये रामपथ जो सड़क है ये करीब 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया और अगर रामपथ पर चले करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था। जो सादतगंज पुलिस चौकी है वहाँ से लेकर राम मंदिर के रास्ते तक। और सामने अगर दिखाएंगे हम अगर तो सामने भी देखिए नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है, मगर हाँ समय रहते इसको देखा गया। फिर से जब असली बारिश होगी मानसून की बारिश तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। PWD ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया और ये करीब 462 दिनों का ये एक ठेका था। 311 करोड़ का ठेका था। यहाँ से लेकर 12.94 किलोमीटर का रामपथ बनाने का था। राम मंदिर तक ये रास्ता जाता है। और अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर की दीवार गिरने के बाद उसे नीले रंग की चादर से ढक दिया गया है। रेलवे ने इसको लेकर सफाई भी दी है। हमारे संवाददाता पंकज झा की अयोध्या से ही ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पहली बारिश के साथ ही अयोध्या की पोल खुल गई है। वो अयोध्या जिसके बारे में नव्य, दिव्य और भव्य कहा जा रहा था। सामने है अयोध्या धाम जंक्शन। सच एक ये भी है, लेकिन सच का दूसरा पहलू ये है जिसे अब नीले कलर की प्लास्टिक की दीवार से ढका जा रहा है। इस सच को हम दिखाते हैं कि बारिश के साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने का बाउंड्री वॉल कैसे गिर गया है। ये अंदर है और काम चल रहा है इसे ढकने का। ये इतनी लंबी बाउंड्री वॉल थी, यहाँ से वहाँ तक। सामने रेलवे स्टेशन का पोर्टिको दिख रहा है और पूरा का पूरा ये बाउंड्री वॉल गिर गया। अगर समझिए वहाँ पर भीड़ रही होती, लोग खड़े रहते, आमतौर पर जैसे बाउंड्री वॉल से सट कर रहते हैं, जब खचाखच भीड़ होती है आने जाने वाले यात्रियों की, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फेज में 132 करोड़ रुपये खर्च हुए थे इस अयोध्या धाम जंक्शन के रीमॉडलिंग और पुनर्विकास के लिए। और फिर दूसरे फेज में 370 करोड़ रुपए की लागत से इसको और आगे स्ट्रेच करके इसमें तमाम दूसरी सुविधाएं भी लगानी थी। लेकिन पहली बारिश के साथ अयोध्या का ये हाल है तो लोग यहाँ के अयोध्या के पूछ रहे हैं जब सचमुच की बारिश होगी और मानसून होगा तब फिर क्या होगा। आज सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैन ने यह याचिका दायर की थी। सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट से कहा है कि अगली सुनवाई पर वो सत्येंद्र जैन की बेल याचिका पर फैसला ले। हाईकोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन आरोपी हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ये भी आरोप था कि फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन की अदायगी के लिए किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने डीजी जेल से
मंत्री के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसमें कहा गया था कि जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रही हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रही हैं। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। और अब बात रोबोटिक डॉग की, जो जल्दी भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। कहां हो सकती है इन रोबोटिक डॉग्स की तैनाती, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। खबर है कि पिछले साल सितंबर में आपातकालीन खरीद के लिए इस तरह के 100 रोबोटिक डॉग का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से 25 रोबोटिक डॉग भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं, जिन्हें आर्मी अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगी। इन रोबोटिक डॉग म्यूल को निगरानी और हल्के वजन को ढाने के लिए तैनात किया जा सकता है। साथ ही इन्हें चीन से सटी LAC पर भी तैनात किए जाने की खबर है। रोबो म्यूल डॉग की 4 टांगे होती हैं। इसका वजन 51 किलो और लंबाई करीब 27 इंच है। ये 3.25 घंटे तक लगातार चल सकता है। सिर्फ 1 घंटे में रिचार्ज होकर ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। ये म्यूल बर्फ, पहाड़, रेगिस्तान के साथ साथ उन संकरी और अंधेरी जगहों में भी जा सकता है जहां आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसकी पेलोड क्षमता 10 किलोग्राम है और इसमें थर्मल कैमरे और रडार जैसे कई उपकरण लगाए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल सीमा पर तैनात जवानों तक छोटे मोटे सामान ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। इसे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है। अगर ये रोबो डॉग्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य में भारतीय सेना जल्द ही इनकी बड़ी खरीद के लिए रिक्वेस्ट ऑफर प्रपोजल जारी करेगी। और हाई स्पीड ट्रेन के परीक्षण के लिए राजस्थान में देश का पहला डेडिकेटेड टेस्ट रेलवे ट्रैक बन रहा है। इस ट्रैक से विदेश की भी ट्रेनों का परीक्षण संभव होगा। ट्रेन की रफ्तार पर लगातार शोध चल रहे हैं। इसे लेकर राजस्थान के सांभर के पास भारतीय रेलवे के इतिहास में देश का सबसे पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है। सांभर के गुडा ठटाना मीठड़ी के बीच 64 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक 2 फेज में दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगा। 64 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं, जिसमें कि सारी जो हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक है, जिनको 220 kmph की रफ्तार से जो है वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की जाएगी। इसको 2 फेज में इसको बनाया जा रहा है। फेज 1 और फेज 2 दोनों का काम भी शुरू हो गया है। इस टेस्टिंग ट्रैक पर करीब 820 करोड़ रुपए की लागत आएगी। निर्माण में 7 बड़े पुल, 129 छोटे पुल और 4 स्टेशन जो गुड़ा, जबडीनगर, नावा और मीठड़ी में बनेंगे। इस सुविधा से रेलवे में तकनीकी प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक क्षमता के इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। ये हमारा पूरा प्रयास है कि इस डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक के माध्यम से न सिर्फ हम भारतीय रेलवे की जो रोलिंग स्टॉक है, बल्कि जो दूसरे देश के भी जो रोलिंग स्टॉक है, उनका भी परीक्षण हम यहाँ पे कर पाएंगे। 2 दिन बाद भी दक्षिण कोरिया की लिथियम बैटरी फैक्ट्री में लगी आग को नहीं बुझाया जा सका है। दमकल विभाग लगातार ऑपरेशन में जुटा। दक्षिण कोरिया के वांगसोंग शहर में आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीमें 24 घंटे से ज्यादा समय से जुटी हुई है, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि दक्षिण कोरिया की राजधानी के पास सोमवार को यह आग भड़की थी। आसमान में धुएं का गुबार और आग के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। एहतियातन इलाके को खाली करा लिया गया था। धुआं काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन अब भी आग रह रहकर धधक रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अग्निशमन अधिकारी किम जिंग यंग के मुताबिक आग लगने से पहले फैक्ट्री में कुल 102 लोग काम कर रहे थे। लिथियम बैटरी फैक्ट्री में आग लगने से कल 16 श्रमिकों की मौत हो गई। कई झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है। इस दौरान कई और लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। और मध्य पश्चिम अमेरिका में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से यहां एक रेल पुल भी बह गया। हालात आने वाले दिनों में और खराब हो सकते हैं। बाढ़ की भयावहता इन तस्वीरों से जाहिर है। पानी के तेज बहाव की वजह से मिनेसोटा में कई बांधों पर खतरा पैदा हो गया है। कुछ बांधों को नुकसान भी पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई दिनों की भारी बारिश के बाद मध्य पश्चिमी अमेरिका में बाढ़ के कारण ये रेलमार्ग पुल भी बह गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांध के चारों तरफ पानी है। तेज पानी के बहाव की वजह से आसपास के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। बाढ़ की त्रासदी देखी, कई जगहों पर कटाव जारी है। ये घर कभी भी पानी में समा सकता है। ओमाहा, नेब्रास्का से सेंट पॉल, मिनेसोटा तक
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश जारी रही तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे मिसौरी और मिसिसिपी जैसी नदियों में उफान ला सकता है। बाढ़ के हालात की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने बाढ़ के हालात को लेकर हाई लेवल बैठक की और बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। और नीट पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शक के घेरे में ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी भी है। हजारीबाग में ई रिक्शा से दरअसल पेपर पहुंचाया गया था। ई रिक्शे से एसबीआई पहुंचा दिए गए थे पेपर पहुंचाने में 2 घंटे लगने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के सवाल पर कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। आप लोग उस वक्त थे जब रांची से वो नीट का पेपर का जो बंडल, जो बक्सा आया था, वो यहां पर उतारा गया था? नहीं थे। आप लोग यहां पर नहीं थे? वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा सकते हैं जब वहां पे बॉक्स उतार के गए थे वो लोग? हाँ भैया प्लीज सर, अब आ जाइए, हम भी आइए। नहीं, आप छात्रों के भविष्य का सवाल है भाई साहब। आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? नहीं, हम रिक्वेस्ट मत करिए, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, शक आपकी कंपनी पर, आपकी कंपनी के कर्मचारियों पर है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। We are not the right person to share this, please sir. हमें वो सीसीटीवी दिखा सकते हैं जब यहाँ पे? We are not sir, matter is under investigation and we are not the right person, please. 2 घंटे का वक्त क्यों लगा वो ये बता सकते हैं? Sir, I will request you humbly, please. 2 घंटे का वक्त। यहाँ से एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है सर? क्या अच्छा ये बता दीजिए, आप तो लोकल रहने वाले हैं, एसबीआई बैंक की दूरी कितनी है? Please try to understand sir, please. मैं समझ रहा हूं सर, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। ये परीक्षा कैंसिल हो सकती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या था। Let them decide ना सर, their matter is under investigation. Please. आप तो बताएंगे ना कि 2 घंटे का वक्त आपको क्यों लगा? Not the right person. इतना सेंसिटिव पेपर आपने ई रिक्शा से क्यों भेजा? आपने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? पेपर ले जाते वक्त आपके लोग उसका ई रिक्शा में क्यों नहीं बैठे थे? प्लीज सर, हाँ भैया कुछ बता सकते हैं? इतना सेंसिटिव पेपर आप लोगों ने ई रिक्शा से भेज दिया। आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल कुरियर कंपनी है, आप बता सकते हैं मुझे? We are not the right persons, please sir. We have got the under rights. आप लोग ऐसे काम करते हैं? इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, आप लोग इतने सेंसिटिव पेपर को ई रिक्शे से भेज देते हैं और ई रिक्शे में किसी को बैठाते भी नहीं है, और 2 घंटे तक पेपर इस शहर में घूमता रहता है। 2 घंटे का वक्त लग जाता है यहाँ से एसबीआई पहुंचाने में, आपको जो 20 मिनट का रास्ता है। प्लीज आप हंस रहे हैं? नो सर, ये हंसने की बात है? ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है साहब। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इस पूरे मामले में। बहुत लूपहोल्स हैं, आप लोग पर आरोप लग रहा है ये कुरियर कंपनी शामिल है इस घपले और घोटाले में, इस पेपर लीक में। आपको पता है ये बात? आप लोग दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन करने आए सर, आप जवाब नहीं देंगे? You are contact the PR team, sir. We are not the right person to say such things. Who is heading the PR team? Sir, who is the responsible person? Please, what is the name of that person? No, sir. We are not, sir. We are not the right, sir. Please. तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं झारखंड के हजारीबाग के उसी ब्लू डॉट कंपनी में, कुरियर कंपनी में, ये छोटा सा ऑफिस आप समझिए, और यहाँ पर ये तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, और ये वो सीसीटीवी कैमरा लगा है जो बताता है कि यहाँ पर कैसे कुरियर्स रखे जाते हैं, बाहर कैसे बंडल आता है, और कैसे हीला हवाली की गई और जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया है। जो कुरियर कंपनी रांची से पेपर लेकर आती है वो इसी ब्लू डॉट कंपनी के बाहर, जहां पर भी इस वक्त बारिश हो रही है, वहां पर डब्बा गिराकर चली जाती है। डब्बा 2 घंटे तक यही बाहर पड़ा रहता है, और उसके बाद कंपनी के अधिकारियों को सुध आती है ई रिक्शे में। सोचिए, नीट जैसे आप समझिए कि इतनी इंपॉर्टेंट पेपर का जो परीक्षा है उसका पेपर 2 घंटे तक यहां पर पड़ा रहता है। 2 घंटे के बाद इसको बैंक में हैंडओवर करना रहता है। बैंक ले जाने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता है। कोई गार्ड नहीं, कोई गनर नहीं, कोई इनका कर्मचारी नहीं, और यहां से जो 25 मिनट का रास्ता है उसको पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और अब कुरियर कंपनी में काम करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिरकार ये 2 घंटे पेपर लेकर वो ई रिक्शा वाला कहां घूमता रहा, कौन कौन उसके साथ था, क्या पेपर को इसी दौरान टेम्पर किया गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कुरियर कंपनी को देना है, लेकिन कुरियर कंपनी के कर्मचारी जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और उच्च अधिकारियों से बात करने की
दलील दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निशांत और सहयोगी राजकुमार के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से भी हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। हक साहब, आपके स्कूल का नाम आ रहा है, इसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अब हजारीबाग कनेक्शन भी इस पेपर लीक मामले में जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जब पैकेट्स खुलता है तो फिर से कई बार स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें एक CS होता है, 2 डिप्टी CS होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक NTA के द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर होता है और 2 कैंडिडेट्स जो खुद नीट के एस्पिरेंट्स है वो एज अ विटनेस रहते हैं। इन सब की निगरानी में पैकेट्स खुलता है। पहले पैकेट दिखाया था, देख लीजिए आप लोग, पैकेट ऐसा होता है। इन सभी की निगरानी में पैकेट खुलता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तब NTA भी उसे कैमरे में मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ऐसा कुछ भी घटना हुआ होता तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स, जिसपे NTA के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें खुद नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई ना कोई सवाल उठाते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजारीबाग आने के बाद पेपर लीक नहीं हुआ है, बॉक्स को टेम्पर्ड नहीं किया गया, मतलब हजारीबाग आने से पहले ही पेपर लीक हो गया था? आई एम वेरी श्योर कि हजारीबाग में यहाँ पे कहीं भी टेम्पर्ड नहीं हुआ है। ये जांच का ऑब्वियसली विषय है और अनुसंधान चल रहा है। हमें लगता है सही अनुसंधान अगर होगा तो टेम्परिंग कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आई एम वेरी श्योर कि 5 तारीख को कहीं भी कोई टेम्परिंग नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले कहीं टेम्परिंग हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनुसंधान अगर सही से हो तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा और कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। जो लॉक को डिकोड करने वाली बात हो रही थी, वो प्रोसेस क्या होता है और क्या जो सिस्टम बना हुआ था सेम सिस्टम फॉलो हुआ या आपको सिस्टम ब्रेक करना पड़ा? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कोई परेशानी आई थी, लॉक अनलॉक नहीं हो पाया था। जी बिल्कुल। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि 1:15 में जो गाइडलाइंस होती है उस हिसाब से, जैसे पिछले नीट के एग्जाम में हुआ था कि 2 लॉक्स होते हैं। एक लॉक होता है जिसे मैनुअली एक बगल में हेक्साब्लेड NTA प्रोवाइड करती है, जिसे कट करना पड़ता है, और दूसरा जो लॉक होता है जिसे लास्ट ईयर भी हुआ था, वो 1:15 में जो डेजिग्नेटेड टाइम है उस टाइम में बीप करना शुरू करता है। और जब बीप करना शुरू करता है तो वो इशारा होता है कि टाइम हो गया है और वो फिर अपने आप खुल जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो लॉक खुला ही नहीं, ना बीप किया। उस समय जिस समय एग्जाम्स चल, ये भी एक शक पैदा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।